Good morning to all of you. My name is Vipin Kumar. I am a biology lecturer, as you know very well. तो बच्चों चलिए आज हम लोग चलते हैं, चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये क्लास 12 का चैप्टर और काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और नीट के अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग इसको लेके चलूंगा, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके नीट एग्जाम में आएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में मार्क्स ग्रैब करने के लिए इजीनेस आए। चलिए चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, किस टॉपिक का क्या मायने हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, उसके बाद हम गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, then we have pregnancy and embryonic development, parturition and lactation। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर होंगे और काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा नॉलेज ना हो, अच्छे तरीके से आप उनको ना समझ पाए, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और नीट में मार्क्स स्कोर करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे तरीके से इन चीजों को आगे की तरफ लेके चलना है। चलिए चलते ही हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि भैया ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो जो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये है क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ न्यू वन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यंग वन फॉर्मेशन। यंग वन की जो फॉर्मेशन हो रही है उसको फॉर्म करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। भाई रिप्रोडक्शन की बात करें तो सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर देखें रिप्रोडक्शन में, तो ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो नवजात पैदा होता है, शिशु पैदा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यंग वन। क्या बोलते हैं? यंग वन, ठीक है। मतलब कहने का एग फॉर्मेशन नहीं करते हैं, फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं? यंग वन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है इसमें अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस का जो नेचर है वो कैसा होता है। तो हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस आर विविपेरस, विविपेरस का मतलब क्या होता है? ओविपेरस हो गए अंडा देने वाले, विविपेरस हो गए जो लाइव यंग वन को पैदा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो ह्यूमंस में जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है कैसे होता है, प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें स्टेप्स क्या हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे स्टेप्स की। तो इसमें जो स्टेप्स हैं, ठीक है, मतलब इस प्रोसेस के जो पार्ट है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है गैमेटोजेनेसिस। अब आप कहेंगे सर गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब ये गैमेट्स जो बन रही हैं, ये गैमेट्स क्या हैं, कहां से बनती हैं? तो बात करेंगे तो दो तरीके की बनती हैं। एक तो हम लोग बात करेंगे स्पर्म बाय मेल, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है वो बाय फीमेल। ये दो तरीके की क्या बन गई? गैमेट्स बन गई। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे चलते हैं, इसको इरेज कर डालते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट्स बनने के बाद आगे क्या होगा। भाई गैमेट्स बन गए, मेल के अंदर देखा जाए तो स्पर्म बन गया, फीमेल में ओवम बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर गैमेट्स की बात करें तो इन गैमेट्स की आगे जाकर के एक दूसरे के साथ फ्यूजन होता है, उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो वो सब पता होना चाहिए। तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ? इंसेमिनेशन का मतलब हुआ स्पर्म inseminate
इन फीमेल, मतलब जो स्पर्म है, जो मेल का गैमीट है, स्पर्म है, वो फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देना, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद जब वो इंसेमिनेट हो जाएगा तो आगे क्या होगा, इंसेमिनेट होने के बाद फीमेल का क्या मिलेगा, उसका भी गैमेट्स मिलेगा, यहाँ से स्पर्म गया, वहां से ओवा मिला, तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म and ovum fused together, ठीक है, फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म गैमेट्स, क्या बनाएंगे, सॉरी टू फॉर्म जाइगोट, क्या बनाएंगे, जाइगोट के फॉर्मेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब भैया पहले गैमीट बन गई, ठीक है, उधर से मेल की बन गई, उधर से फीमेल की बन गई, इंसेमिनेशन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद वो जो जाइगोट है इम्प्लांट होगा, क्या होगा वो, इम्प्लांट, इम्प्लांट का मतलब जुड़ेगा जाकर, क्या बोलेंगे उसको, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तो जब जाइगोट बनता है तो उसके अंदर जो डिवीजन होता है, तो डिवीजन होने के बाद सबसे पहले बनता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अटैच होता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल, जो यूट्राइन की वॉल है उससे अटैच होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो ये प्रक्रिया यहाँ तक हुई। उसके बाद अगली प्रक्रिया, नेक्स्ट प्रोसेस जो होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अब इम्प्लांटेशन हो गया, तो इम्प्लांटेशन के बाद अब आगे क्या होगा, इम्प्लांट अगर एक बार हो जाता है तो उसका अगला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज नेक्स्ट। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एम्ब्रियोजेनेसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये अगर देखा जाए तो पार्ट किसका है, गेस्टेशन का। गेस्टेशन भी इसी का पार्ट है, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस इज द पार्ट ऑफ द गेस्टेशन। ठीक है, गेस्टेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको हम लोग मेनली अगर देखा जाए तो गेस्टेशन के अंदर भी हम लोग इसको लेके आ जाते हैं। गेस्टेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बोल दिया जाता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे, हमारे पास गेस्टेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब एम्ब्रियो बनने के बाद में उसका होगा क्या, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस दैट इज नोन एज पर्चुरेशन। पर्चुरेशन क्या होता है, पर्चुरेशन होता है डिलीवरी ऑफ अ यंग। अब बच्चा क्या हो गया, 9 महीने माँ के पेट में रह लिया, अब उसका क्या हो गया, वो पूरी तरीके से डेवलप हो गया, ग्रो हो गया, अब वो क्या होगा, डिलीवर होगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, डिलीवरी ऑफ यंग वन। यंग वन की क्या हो गई, अब डिलीवरी हो गई, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, पर्चुरेशन। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं, सेक्सुअल प्रोसेस का पार्ट है जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी बेसिक में कुछ चीजें और भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ बेसिक है। दिस पार्ट इज नॉट कमिंग इन द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पर इस बेसिक में से जो आगे बताने जा रहा हूँ वहां से कुछ चीजें नीट में आती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उन चीजों का हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे बेसिक में अगर हम लोग देखें तो ऐसा क्या है जो नीट में इम्पोर्टेंट है और बेसिक का भी पार्ट है, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो मेल और फीमेल की कंडीशन। फीमेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसमें 2 कंडीशंस आती हैं। पहली आती है मेनार्क। मेनार्क एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इनिशिएशन, और क्या बोल सकते हैं, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिगिनिंग
बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज द मिनार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के अंदर पहले भी आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम बच्चों बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है मेनोपॉज। दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मेनोपॉज क्या है भैया? एक समय सीमा है, एक समय सीमा है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। एक समय सीमा के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। कब? जब बुढ़ापा आ जाएगा। और वो किसके लिए है? फीमेल्स के लिए। जिसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल stopped around 50 years, around 50 years of age, that is known as menopause. Very important, comes in NEET examination. ये दो चीजें बेसिक में हैं जो कि नीट में आती हैं, नीट में पूछी जाती हैं, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भैया बात कर लेते हैं मेल की। मेल क्या करता है? फीमेल का तो पता चल गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेल की। अगर हम लोग मेल की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेल। मेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेल में क्या होगा? मेल कैन रिप्रोड्यूस, मेल कैन रिप्रोड्यूस and forms gametes known as sperms up to old age। जब तक बुढ़ा हो जाएगा, जब तक स्पर्म रिलीज करता रहेगा अप टू ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुढ़ापे तक भी क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन होगी। किसके अंदर? मेल के अंदर। ठीक है, ये नीट में नहीं पूछा जाता है, पर हाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, घुमा फिरा करके कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनार्क और मेनोपॉज है, जो कि पहले पीवाईक्यूज में आपको मोस्टली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, जो हमें क्या बताता है? टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस की बात करते हैं तो ये किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो व्हाट विल बी द हेडिंग? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया इसमें होता क्या है? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक बात की जाए क्या? प्राइमरी ऑर्गन, और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी ऑर्गन। अब प्राइमरी ऑर्गन की आप बात करोगे सर, प्राइमरी ऑर्गन क्या है? तो प्राइमरी ऑर्गन बता देते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गन है वो क्या होता है? खुद अपने आप में टेस्टिस, ये प्राइमरी ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी ऑर्गन क्या होता है? सेकेंडरी ऑर्गन में देखें तो एसेसरी डक्ट, ग्लैंड, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है? पेनिस। ठीक है, मेल में ये जो चीजें हैं बेटा, इनकी हम बात करेंगे तो क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, दोज आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग किसके बारे में पहले पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे बेसिक के बारे में, प्राइमरी ऑर्गन के बारे में, दैट इज नोन एज द टेस्टिस। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेडिंग भी है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं टेस्टिस को। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, नीट में आती हैं और आने वाले समय में भी आएंगी। ठीक है, उनको मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, ध्यान से समझें। चलिए इसको पढ़ाने से पहले हमें इसका कुछ डायग्राम वगैरह तैयार कर लेना चाहिए पहले। अरे भाई चलो, तो ये स्ट्रक्चर है इसका।
दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इसमें कुछ चीजें और भी हैं तो आने वाली हैं, उनको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इस तरीके से कुछ और भी आने वाली है, बना देते हैं इसमें इस तरीके से। उसके बाद और भी चीजें आएंगी, चलिए वो भी आ जाती है यहाँ पर, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये लीजिए टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। अब इसका नामकरण कर देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसके लेयर्स के बारे में बताऊंगा। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका वैजिनैलिस। उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद ट्यूनिका वेस्कुलोसा। नीट में नहीं आती है, ठीक है, बट सिलेबस में है तो पढ़ा दी जाएगी। क्लियर। उसके बाद आगे चलेंगे, अब नीट वाला पार्ट स्टार्ट होता है जो नीट में आता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो रेड वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्री वाई क्यूज में जरूर मिलेगा। इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस में जब उसको हम लोग इस तरीके से काट देंगे लॉन्गिट्यूडनल, तो टेस्टिस इस तरीके से दिखाई देगी। तो उसके पास एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 250 कंपार्टमेंट्स। ये 250 कंपार्टमेंट जो होते हैं इनका नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर जो येलो वाला पार्ट है ये प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला पार्ट हो गया भूल भुलैया, दैट इज नोन एज द रेटे टेस्टिस। यहाँ पे क्या होता है, जब स्पर्म आ जाता है कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो यहाँ पे आके भूल भुलैया में गुम हो जाता है, मतलब घूमता फिरता है, कभी इधर गया कभी उधर गया, तो दैट इज अ लैब्रिंथ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये भूल भुलैया की तरह काम करता है, जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। उसके बाद ये वाला पार्ट जो बाहर की तरफ जा रहा है दैट इज नोन एज वासा एफिरेंसिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट कहलाता है एपिडिडाइमस। यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वास डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो एक पूरी की पूरी टेस्टिस का हमने डाइसेक्शन कर दिया है। ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनली काट के दिखा दिया है कि किस तरीके से टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है। 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। और एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और भैया ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर 2 तरीके के सेल होते हैं, जिनका नाम होता है सर्टोलाई सेल और जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और सर्टोलाई सेल माँ की तरह उसको पोषण देता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, ठीक है, बड़ा करता है, और फिर वो आगे जाके भूल भुलैया में गुम हो जाता है, और फिर यहाँ से निकल के बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद सीधा कहाँ गया, एपिडिडाइमस से होता है वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से ऊपर होता हुआ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू बाहर। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहाँ पे ये कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछी जाती है, कभी कभी स्ट्रक्चर भी आ जाता है और पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो इसमें आगे क्या है हमारे पास में, इस टेस्टिस के बारे में काफी कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस नाउ। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो जो टेस्टिस है, सबसे पहले उसका साइज पता होना चाहिए, इसका साइज कितना होता है। अगर हम लोग इसकी साइज की बात करेंगे तो दो चीजें आती है, लंबाई और चौड़ाई। इसकी अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी विड्थ की बात करते हैं 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे जाते हैं, साइज हमारे पास आ गया। टेस्टिस जो होती हैं कितनी होती हैं, दे आर वन पेयर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, प्रेजेंट इन स्क्रोटम। अब भैया स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्क्रोटम इज अ पाउच प्रेजेंट इन pelvic region, इन pelvic region। दूसरी बात, जब कभी भी एम्ब्रियो डेवलप होता है तो डेवलपमेंट के दौरान टेस्टिस की फॉर्मेशन भी होती है। तो भैया जो टेस्टिस है जब बन जाती है, बनने के बाद में 7वें महीने में, 7th मंथ में ये टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर आ जाती हैं। 7th month, what we will write here, in 7th month testes descendant in स्क्रोटम, जो ये पाउच है इसके अंदर आ जाती है। अगर ना आए तो बीमारी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोकिटिज्म। इन द एब्सेंस ऑफ descendant causes क्रिप्टोकिटिज्म ये नाम है बीमारी का। जो बीमारी कहलाती है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन की अगर कमी है तो होता क्या है, ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमेन के अंदर ये रह जाती है, ये 7वें महीने में स्क्रोटम में, पाउच में नहीं आती है, जिसकी वजह से होता क्या है, बच्चा जो पैदा होता है ये टेस्टिस एब्डोमेन में लेके पैदा होता है। फिर ऑपरेशन करके उनको बाहर तो निकाल दिया जाता है, बट होता क्या है, टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वो उसके पास में कम होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है, जो मेलनेस वाले कैरेक्टर है वो काफी डोमिनेंटशिप के साथ नहीं आते हैं, उस कंडीशन में इस बीमारी का नाम दिया जाता है क्रिप्टोकिटिज्म। ठीक है, इसका यूज किया जाता है, अगर हम लोग बात करें तो ये बुल के लिए यूज किया जाता है। अग्रेसिव जो बुल होते हैं, ठीक है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो उनमें कैटेस्टिज्म कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, उनके जो स्क्रोटम में जो उनकी टेस्टिस प्रेजेंट है, उन टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जिसकी वजह से एक अग्रेसिव बुल को हम लोग क्या बना देते हैं, डोसाइल होक्स। कहने का मतलब क्या, आज्ञाकारी बना देते हैं, बड़ा शांत बना देते हैं। वो फिर किसके काम आता है, प्लगिंग के, खेत वगैरह में काम करने के, उसके बाद वजन को ले जाने में, इधर उधर ढोने में काफी काम आना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा मेडावल टाइम में, मतलब मध्यकालीन भारत में भी होता था। कहां पर, राजाओं के दरबार में, जहां नवरत्न रहा करते थे, वहां पर ऐसे गवैये रहा करते थे जो गाना गाया करते थे, बहुत बढ़िया संगीत गाया करते थे। उनको क्या करते थे, बचपन में ही उनके, अगर हम लोग बात करें, जो टेस्टिस हुआ करते थे उनको रिमूव कर दिया जाता था, जिससे कि उनकी जो आवाज है वो आवाज ऐसी ही बनी रहे, जिसे हम बोलते हैं हाई पिच वॉइस। हाई पिच वॉइस को मेंटेन करने के लिए ऐसा मेडावल टाइम में किया जाता था। जो राजा लोग हुआ करते थे उनके साथ ये कर देते थे, जिससे उनकी आवाज हाई पिच रहती थी और अच्छे तरीके से क्या होता था, संगीत सुना करते थे। ठीक है, समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर हुआ टेस्टिस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दें।
चलिए, अब इस टेस्टिस के बारे में जो मैंने आपको बताया कि जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट 1 to 3 seminiferous tubules. ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की बात करते हैं तो कंसिस्ट जर्म सेल्स एंड सर्टोलाई सेल। अब इन दोनों सेल का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। जर्म सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब ये जो स्पर्म पैदा हो गए हैं इनका क्या किया जाएगा, इनका नरिशमेंट कौन करेगा, सर्टोलाई सेल। नरिशमेंट ऑफ स्पर्म कौन करता है, सर्टोलाई। ठीक है, इनको दो तीन नाम से जाना जाता है। सर्टोलाई की बात करें तो इसका एक नाम होता है नर्व सेल, दूसरा होता है सस्टेंटाकुलर सेल और एक सर्टोलाई सेल का नाम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही पार्ट नीट के अंदर पूछे जाते हैं, काफी बार आ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको पहले बताई थी, नीट में जो इंपॉर्टेंट है इसको कर देते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं। अगर हम लोग बात करें एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, उन 250 कंपार्टमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। दैट थिंग आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कम्स इन नीट एग्जामिनेशन, पीवाईस क्यूज में आपको मिल जाएगा काफी उसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग लिखें उसके बारे में लिख देते हैं। ईच टेस्टिस consist 250 compartments. Known as testicular lobules. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, अब टेस्टिस के बारे में हमने इतना जाना है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो क्रिप्टोकिनेसिस है वो क्लियर हो गया, हार्मोन्स की बात करें तो वो क्लियर हो गया। तो मेन जो इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन वाला काम होता है। ठीक है, एंड्रोजन वाला काम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्टोलाई सेल है। सर्टोलाई सेल का भी फंक्शन हमें पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्टोलाई सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब मेल जो स्पर्म है उसकी फॉर्मेशन जर्म सेल निकल रही है। अब सर्टोलाई सेल का काम क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो भी बताने चाहिए। सर्टोलाई सेल्स के फंक्शंस देखिए, उसकी बात अगर हम लोग बात करें तो पहले हो गया नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, उसके बाद जो सैडेड स्पर्म होता है, मतलब टूटा फूटा स्पर्म होता है। ठीक है, उसको भी क्या करता है, जो सैडेड स्पर्म है उसको ईट कर लेता है, उसको खा लेता है, खत्म कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स करता है। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। उसके बाद एक और काम करता है, ये क्या करता है, जो मुलेरियन डक्ट होती है, मतलब ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा, मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट ओब्लिक ओविडक्ट फॉर्मेशन को स्टॉप करता है किसके अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, उसको रोकता है, क्योंकि मेल के अंदर क्या होती है, मुलेरियन डक्ट डेवलप होने लग जाती है। तो एंटी मुलेरियन डक्ट का काम करता है, मतलब उनको फॉर्म नहीं होने देता है। तो ये काम किसका हो गया हमारे पास में, सर्टोलाई सेल। अब सर्टोलाई सेल के नाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो जरूरी है, नीट में आते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेंटाकुलर सेल, सर्टोलाई सेल हो गया। दूसरा नर्व सेल। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए टेस्टिस के बारे में। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ करके बता दिया, बेसिक भी मैंने बता दिया है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर।